सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। सो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। सो आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल ADHD। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ADHD, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो ADHD होता क्या है? सो इसका पूरा नाम होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ADHD, जिसका पूरा नाम होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसके अंतर्गत होता क्या है एक्चुअली गाइस? अगर हिंदी में इसको देखा जाए तो समझा जाए तो इसमें क्या होता है कि ध्यान में एक तरीके से कमी होती है और अत्यधिक सक्रियता विकार होता है। ओके, सो इसके अंतर्गत तीन चीजें आती हैं। पहला तो होता है इन अटेंशन यानी कि ध्यान की कमी, और दूसरा जो इसमें आता है वो होता है हाइपर एक्टिविटी, और तीसरा जो होता है इम्पल्सिविटी। ठीक है, ये तीन चीजें इसके अंतर्गत आती हैं जो कि एक बच्चे को भी प्रभावित करती हैं और एक एडल्ट को भी प्रभावित करती हैं। इसके डायग्नोसिस में यह देखा गया है, इसके हिस्ट्री में यह देखा गया है कि ज्यादातर इसकी शुरुआत जो होती है वो चाइल्डहुड से होती है, यानी कि बच्चे से होती है। एक छोटा बच्चा हो सकता है, उससे शुरुआत होती है, लेकिन इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो एडल्ट में भी देखे गए हैं, यानी कि जब वो बड़ा होता है तो उसके अंतर्गत भी देखे गए हैं। और कभी कभी इसमें यह भी देखा गया है कि ADHD के सिम्टम्स जो होते हैं एक मतलब कि एडल्ट मतलब लड़के में भी देखा जाता है, और वहां भी ऐसे सिम्टम्स देखे गए हैं। एक्चुअली में देखा जाए ADHD को, सो ADHD जो है गाइस, इसको पहले हम ADD के नाम से जानते थे, ADD। ठीक, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। ओके, इसको पहले अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर के नाम से जानते थे। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ देता है कि ADHD और ADD में क्या अंतर होता है। तो गाइस, पहले जो था, पहले ADD के नाम से ही यह जाना जाता था, क्योंकि पहले जो था इसमें केवल अटेंशन की एक्टिविटी देखी जाती थी। बट इसमें रिसर्च आगे बढ़ा और साइकोलॉजिस्ट मतलब कि और भी इसमें गहराई में गए, तो यहाँ पे यह भी देखा गया कि इन अटेंशन के साथ साथ जो पेशेंट था, जो बच्चा है, उसमें हाइपर एक्टिविटी की समस्या भी देखने को मिलती है। ठीक है, सो हम लोग ये मतलब कि एक किस कारण से होता है, सो एक कहते हैं कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ओके, जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स के डेवलपमेंट में, न्यूरो डेवलपमेंट में कुछ कमी की वजह से ऐसे सिम्टम्स देखे जाते हैं। सो गाइस, हम ये कह सकते हैं कि जो ADHD होता है यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यह होता है एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। सो ADHD इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल disorder characterized by the pattern of inattention, hyperactivity and impulsivity। ठीक है, तीन चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। पहला जो होता है वो होता है inattention, जो पहला होता है inattention, और दूसरा जो देखने को मिलता है वो होता है हाइपर एक्टिविटी। तीसरा जो इसमें देखने को मिलता होता है इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी, ठीक, इसका मतलब हो जाता है ध्यान में कमी और एक तरीके से अधिक सक्रियता हो जाता है, और इम्पल्सिविटी का मतलब हो जाता है आवेग से लिया गया है। किसे लिया गया है? आवेग से। ओके, ये तीन सिम्टम्स जो होते हैं वो देखे जाते हैं ADHD के अंतर्गत। पहला जो होता है इनअटेंशन होता है, दूसरा हाइपर एक्टिविटी और तीसरा इम्पल्सिविटी। ओके, अगर गाइस देखा जाए ये तीनों सिम्टम्स जो होते हैं कैसे एक बच्चे को या एक अडल्ट को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके कैसे कैसे सिम्टम्स होते हैं और इसके डेली लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं। सो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दैट कैन अफेक्ट daily life activity, functioning and developmental processes, characterized by three major symptoms, that is attention, hyperactivity and impulsivity.
और ADHD जो होता है बच्चे के डेली लाइफ की जो फंक्शनिंग होती है और उसके डेवलपमेंट में, उसके एक तरीके से डेवलपमेंट में काफ़ी रोल प्ले करता है, नेगेटिव वे में भी और पॉजिटिव वे में भी। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा सक्रिय है, ठीक है, अच्छी बात है, कभी कभी सक्रियता बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ही मेजर योगदान देती है एज अ पॉजिटिव वे में। बट क्या होता है कि वही चीज़ें बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा चलने लगती हैं, तो क्या उसी के बच्चे के लिए वो चीज़ें नुकसान होने मतलब कि नुकसान साबित करने लगती हैं। ठीक है, सो एक तरीके से देखा जाए सो ADHD के अंतर्गत ये हाइपर कंडीशन में चले जाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी करने लगते हैं जो बच्चे होते हैं। ओके, सो हम लोग अब सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि इन अटेंशन में कैसे सिम्टम्स आते हैं, हाइपर एक्टिविटी में कैसे सिम्टम्स आते हैं और इम्पल्सिविटी में कैसे सिम्टम्स आते हैं। सो इन अटेंशन में अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है बच्चे ध्यान की कमी हो जाती है बच्चे के अंतर्गत, यानी वो किसी भी चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाता है। और डिफिकल्टी सस्टेनिंग अटेंशन, यानी कि वह बच्चा जो होता है वो किसी भी काम के ऊपर अपने ध्यान को नहीं लगा पाता है। ठीक है, उसको डिफिकल्टी होती है किसी भी काम को करने में, और उसमें जो होता है वो व्यवधान आता है। ओके, नेक्स्ट है वो है केयरलेस मिस्टेक्स, यानी कि वह अपने काम को जब करता है तो उसमें बहुत सारी गलतियां करता है। ओके, गलतियां जब करता है तो वो उसकी एक तरीके से इफिशिएंट वे में वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ठीक, और उसमें एक तरीके से अच्छी इफिशिएंटी नहीं आती है। सो केयरलेस मिस्टेक्स भी बच्चे करते हैं। और नॉट लिसनिंग, अगर आप उनको कुछ कहेंगे करने के लिए तो बच्चा नहीं सुनेगा। अगर आप उनको कुछ आदेश देंगे, कुछ ऑर्डर देंगे कि वो चीज़ वहाँ से ले आओ, तो वो नहीं सुनेगा। ठीक है, वो किसी की नहीं सुनता एक्चुअली में अगर देखा जाए। यहाँ पे नॉट लिसनिंग की भी कंडीशंस आती हैं। नेक्स्ट होता है फेलियर टू फॉलो थ्रू, यानी कि किसी को फॉलो करने में उसको कठिनाई आती है। ओके, अगर कोई कहता है कि तुम मुझे फॉलो करो, मेरे किए गए काम को मतलब एक तरीके से दोहराओ, इसके अकॉर्डिंग चलो, तो बच्चा इस काम को भी नहीं कर पाता है, इनको फॉलो नहीं कर पाता है। डिफिकल्टी ऑर्गेनाइजिंग टास्क, यानी कि किसी भी काम को ऑर्गेनाइज करने में भी उसको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। अगर कोई बोलता है कि इस काम को अच्छे से करो तो नहीं कर पाता है। ओके, ऐसे सिम्टम्स जो होते हैं इन अटेंशन के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए आपने उसको कोई छोटा मोटा काम दिया और आपने कहा कि इस काम को अच्छे से करो, लेकिन वो इतना एक तरीके से केयरलेस है ना, इन अटेंशन है, उसकी ध्यान की इतनी कमी है, सो उस चीज़ को वो नहीं कर पाता है। ओके, सो यहाँ भी देखा जाए तो ऑर्गेनाइजिंग टास्क, अब आप उसको काम करने के लिए कहेंगे तो अवॉइडेंस की मतलब पर्सनालिटी उसकी हो जाती है। वो काम करने के लिए एक तरीके से बहाना मार देगा, वो करेगा ही नहीं। ओके, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवॉइडेंस आ जाएगा, यानी परहेज करेगा उस चीज़ से। और लॉसिंग आइटम, यानी कि वो अपने लॉसिंग आइटम यानी कि अपने सामान को भी लॉस करेगा, क्योंकि इन अटेंशन है, ध्यान की कमी है, वो किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं रख रहा है उस डिसऑर्डर की वजह से। तो ऐसा सिम्टम्स देखे गए हैं कि वो जो बच्चा होता है अपने सामानों को भी लॉस कर देता है। एंड नेक्स्ट जो मतलब कि होता है इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, यानी कि कोई अगर उसको किसी और डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहे तो उसको थोड़ा सा भी फुसला करके वो इजीली उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है जो होता है फॉरगेटफुलनेस, उसमें भूलने की बीमारी भी हो जाती है। ओके, वो किसी भी चीज़ को मतलब कि ज़्यादा देर तक अपने माइंड में स्टोर नहीं कर पाता है, उसकी मेमोरी जो होती है लॉस होती चली जाती है, एक तरीके से भूलते चला जाता है। समझ रहे हैं बात को? सो इन अटेंशन के अंतर्गत ये सारे मतलब कि बेसिकली 9 सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ओके, 9 सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं, जिसमें से होता है पहला होता है डिफिकल्टी सस्टेनिंग अटेंशन, और दूसरा होता है केयरलेस मिस्टेक्स, इन नॉट लिसनिंग, यानी वो दूसरे की नहीं सुनता है, फेलियर टू फॉलो थ्रू, यानी वो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में मतलब एक तरीके से असफल रहता है। डिफिकल्टी ऑर्गेनाइजिंग टास्क, यानी कि किसी भी काम को जब करता है तो उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता अच्छे तरीके से। ठीक है, अवॉइडेंस यानी कि वो परहेज करता है। लूजिंग आइटम, यानी कि लॉसिंग आइटम, यानी कि वो लॉस कर देता है अपने आइटम्स को। नेक्स्ट है इजिली डिस्ट्रैक्टेड, यानी कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इजिली। और फॉरगेटफुलनेस, यानी कि उसकी मेमोरी भी एक तरीके से लॉस होते चली जाती है। सो गाइस, यह रहा इन अटेंशन। इन दूसरे इसके सिम्टम्स जो आते हैं वो होते हैं हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी के अंतर्गत क्या होता है? सो हाइपर एक्टिविटी एक तरीके से अधिक सक्रियता को प्रेजेंट करता है। ओके, बच्चा जो होता है बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रहता है,
बहुत ही ज़्यादा मतलब कि काम करने में, या मतलब देखा जाए तो मतलब बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से हाइपर एक्टिविटी को प्रेजेंट करेगा, जिसको उतना जरूरत नहीं होती। जैसे फिजिट, यानी कि वो छटपटाता रहेगा, ठीक है। अगर आप उसको एक जगह खड़े कर दें तो एक जगह खड़ा नहीं रहेगा, और आप किसी काम को स्टेबल तरीके से करने के लिए कह देंगे तो भी वो नहीं करेगा। ऐसे सिम्टम्स जो होते हैं वो हाइपर एक्टिविटी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है इनअप्रोप्रिएट मूवमेंट, यानी कि वो मतलब कि लापरवाही गतिविधियां करेगा, यानी कि कुछ जिसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा, ठीक है, वो ऐसे गतिविधियों को भी वो करेगा। नेक्स्ट है रनिंग एंड क्लाइंबिंग, वो उसको अंदर से ऐसा लगेगा कोई एक जगह खड़ा नहीं रहेगा, कहीं भी रहेगा तो चिलचिलाता रहेगा, ऐसा लगता है उसको भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा। कहीं कुर्सी रखी है उस पर चढ़ के लगेगा ये करने, कहीं टेबल रखा है उस पर चढ़ के लगेगा कूदने। सो ऐसे मतलब कि सिम्टम्स जो होते हैं हाइपर एक्टिविटी के आते हैं। इनएबिलिटी टू प्ले क्वाइटली, यानी कि वो शांति से खेलने में भी असफल होता है। कहीं अगर मान लीजिए कोई ऐसा गेम है जिसमें शांति से बैठ के खेलना है, तो वो बच्चा वहाँ पे सक्सेस नहीं होगा, वो बच्चा वहाँ पे फेल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए उसको लूडो खेलने के लिए बोल दिया जाए, कैरम बोर्ड खेलने के लिए बोल दिया जाए, चेस खेलने के लिए बोल दिया जाए, सो क्या है कि वो बच्चा अगर उसको आता भी है तो भी वो नहीं खेल पाएगा। समझ रहे हैं? पहली बात तो वो उसको लर्न करने में भी काफ़ी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा, ठीक। सो ऐसे सिम्टम्स जो होते हैं वो हाइपर एक्टिविटी के अंतर्गत आते हैं। अंदर वो भागता रहेगा। एक बच्चे की पर्सनालिटी नहीं हो जाती है कि बच्चा चल रहा है, खड़ा है, तो उसको रोकते रह जाते हैं पेरेंट्स, उसके कलीग्स, उसके जो पीयर्स होते हैं, जो केयर टेकर्स होते हैं, ये सब सारे उनको रोकते रह जाते हैं, बट वो बच्चा रुकता नहीं है, वो भागता रहता है। आप मतलब कि पीछा भी करते रहते हैं पेरेंट्स की, कहीं वो कहीं दूर ना चले जाए, कहीं गाड़ी से उसका एक्सीडेंट ना हो जाए। सो ऐसे सिम्टम्स जो होते हैं वो हाइपर एक्टिविटी के अंतर्गत आते हैं। और एक्सेसिव टॉकिंग, और कभी कभी इसमें यह भी देखा गया है कि बिना मतलब के बच्चा बोलता रहता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव टॉकिंग, जबकि इसका कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं? इसका कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे जहाँ बोलना नहीं चाहिए वहाँ पे बच्चा बोलता चला जाता है, ठीक। जो नेक्स्ट इसका अंतर्गत आता है वो सिम्टम्स जो आता है वो होता है इम्पल्सिविटी, यानी कि आवेग। ओके, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए जो बच्चा ADHD से मतलब कि पीड़ित है, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से पीड़ित है, सो उसको अगर आप कोई भी क्वेश्चन, मतलब कि मान लीजिए 3 पर्सन है वहाँ पे, वो भी एक बच्चा वहाँ पे है। सो अगर मान लीजिए 2 पार्टी आपस में बातें कर रही हैं, 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं, 2 लोग आपस में क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, आंसरिंग कर रहे हैं। जब सामने वाले से आंसर आएगा, सामने वाला व्यक्ति उनसे पूछेगा, सो उनके जवाब देने से पहले ही ब्लर्टिंग आंसरिंग ही करने लगेगा, यानी कि इसको कुछ मालूम तो रहेगा नहीं। जब मालूम नहीं रहेगा फिर भी उसमें अपना टांगे अड़ाता रहेगा, ठीक है। और कहते हैं ना कि ऐसा उसको प्रेजेंट करेगा कि उसको आता है, और उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेगा, उसको आंसरिंग करने की कोशिश करेगा। सो यह भी एक तरीके से ब्लर्टिंग आंसरिंग हो जाता है, ब्लर्टिंग आउट ऑफ आंसरिंग हो जाता है, यानी कि वो एक तरीके से धुंधला आंसर, उसको स्पष्ट नहीं है कि इसका आंसर यही है, लेकिन वो फिर भी वहाँ पे इंटरफेयर करेगा ही करेगा, ठीक है। सो ऐसे पर्सनालिटी, यानी कि ऐसे सिम्टम्स भी देखे गए हैं ADHD के अंतर्गत। अब डिफिकल्टी वेटिंग, जैसे मान लीजिए अपने पेरेंट्स के साथ गया है मार्केट गया है, और उसको किसी का वेट करना है। जैसे मान लीजिए उसके सिस्टर्स कोई आ रहे हैं, उसके फ्रेंड्स कोई आ रहा है, अगर मतलब कि पेरेंट्स उसको छोड़ के चले गए उनके मिलने, बोले कि बेटा तुम यहीं पे इंतजार करो 2 मिनट हम आते हैं। सो ऐसे कंडीशन में वो बच्चा वहाँ पे खड़ा ही नहीं रह सकता। समझ रहे हैं? वो खड़ा ही नहीं रहेगा वहाँ पे, वो खड़ा भी रहने में उसको इतनी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा, यानी वो किसी का इंतजार नहीं करेगा, वो उसको ऐसा लगेगा आखिर उसको यहाँ पे खड़ा क्यों किया गया उसको, ठीक है। सो ऐसे सिम्टम्स जो होते हैं वो देखे जाते हैं किसमें, इम्पल्सिविटी के अंतर्गत। और इंटरप्टिंग, वो हर काम में इंटरप्ट करते चलेगा। खाना खाते समय भी वो एक तरीके से अच्छे से नहीं बैठ के खाएगा, ठीक, और दूसरों को भी इंटरप्ट करेगा। गिलास में पानी, मतलब कि खाना खाने बैठ रहा है, गिलास रखा है तो उसका गिलास उठा के पानी ऐसे ऐसे करने लगेगा, ठीक। सो ये सब सारे सिम्टम्स होते हैं ADHD के अंतर्गत देखे जाते हैं। बट इनमें से कुछ सिम्टम्स होते हैं जो नॉर्मल बच्चे भी प्रेजेंट करते हैं, तो क्या वो ADHD से पीड़ित हैं, ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे की एक्टिविटी को देख करके, उसके बिहेवियर्स को देख करके आप कहना चाहते हैं कि ऐसा सारे सिम्टम्स है उसके अंतर्गत, तो वो ADHD से पीड़ित है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। इसके लिए आपको डिटेल हिस्ट्री क्रिएट करनी पड़ेगी, डिटेल हिस्ट्री को ट्रैक करना पड़ेगा,
और 6 मंथ की हिस्ट्री को ट्रैक करना पड़ेगा। इसमें जितने भी उसके मतलब कि सारे बैकग्राउंड को चेक करना पड़ेगा, उसके स्कूल मतलब कि स्कूल के मतलब कि जितने भी हिस्ट्री हैं, ठीक है, उसके पीयर्स जितने हैं, उसके केयर टेकर्स कितने हैं, पेरेंट्स की मतलब जो भी हैं जो उनका केयर करते हैं, ठीक है, जो उनकी देखभाल करते हैं, क्या हर जगह वो ऐसी ही एक्टिविटी को प्रेजेंट कर रहा है। अगर वो हर जगह ऐसी ही एक्टिविटी को प्रेजेंट कर रहा है और काफी लॉन्ग टाइम से प्रेजेंट कर रहा है, सो हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट वो बच्चा जो है ADHD से पीड़ित है। अगर मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन है, क्योंकि ये सब सारे सिम्टम्स जो होते हैं डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं, बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि बच्चा ADHD से पीड़ित है, और पेरेंट्स भी जो होते हैं इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि बच्चा चंचलपन रहता है, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम में तो इतना समझ में नहीं आता है कि ये कोई मतलब कि डिसऑर्डर भी हो सकता है, कोई बीमारी भी हो सकती है, बट इन फ्यूचर जब वो उसका करियर की बात आती है, वहाँ पे अपने लाइफ को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, वहाँ पे वो फेल्योर होता चला जाता है, तब पेरेंट्स को भी एहसास होता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तब उनके माइंड में ट्रिगर होता है कि क्या ये कोई डिसऑर्डर है, क्या ये कोई बीमारी है। सो ऐसे सिम्टम्स जो होते हैं, मतलब यह बताने से पहले कि जो बच्चा होता है ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से पीड़ित है, इसके लिए डिटेल हिस्ट्री को ट्रैक किया जाता है, उसके 6 मंथ के हिस्ट्री को ट्रैक किया जाएगा, और अगर ऐसे लगातार एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, इन सब जैसे सिम्टम्स हम लोगों ने भी देखे, अगर ऐसे सिम्टम्स का लगातार पैटर्न देखने को मिल रहा है, सो वी कैन से दैट कि वो बच्चा ADHD से पीड़ित है, ठीक है। और उसका क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन भी किया जाता है, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनके मतलब कि कुछ दिनों तक तो उनको ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक। वो ऑब्जर्व एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है, किसी भी तरीके से वो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन किया जाएगा कि हर जगह पे क्या ऐसी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। अगर हर जगह पे ऐसी एक्टिविटी देखने को मिल रही है, सो वहाँ पे भी यह कहा जा सकता है कि बच्चा जो है ADHD से पीड़ित है। सो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है गाइस, क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है? कभी कभी यह मिथ भी सामने आ जाता है कि कहते हैं कि जो बच्चा ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से पीड़ित होता है तो अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। क्या यह सही है? देखिए, इसको एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता है कि यह सही है कि रॉन्ग है, राइट है कि रॉन्ग है, बट ऐसा देखा गया है कि जो बच्चा होता है ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से पीड़ित होता है, वो जो बच्चा होता है कभी कभी क्या होता है अपने माइंड को बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट कर लेता है, कभी कभी वो इसमें फेल्योर हो जाता है। सो इसमें पैटर्न देखने को मिल जाता है, समझ रहे हैं, ये पैटर्न को फॉलो करेगा। सो इसके ट्रीटमेंट में बहुत सारे मतलब कि टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे क्योंकि एपिसोड काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो कीप साइनिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।